नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी चैनल के खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में, और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, हफ्ते में 2 बार हम इस कार्यक्रम को आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते में सोमवार को जब हम इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं तो उसमें एक नया टॉपिक हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करते हैं, जिसमें तमाम जानकारी डॉक्टर साहब हमारे साथ साझा करते हैं, और उसी टॉपिक से रिलेटेड या फिर अन्य समस्याओं से रिलेटेड Q&A सेशन होता है, जो कि शुक्रवार को होता है, जिसमें हम आपके सवालों को अहमियत देते हुए डॉक्टर साहब से आपके हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो दर्शकों, आज का जो सेगमेंट है, आज है विशेष टॉपिक के लिए सेगमेंट, जिसमें हम जानेंगे कई टॉपिक्स के बारे में। कितने तरह की प्राण ऊर्जा होती हैं और उनको बढ़ाया कैसे जा सकता है। इसके साथ ही हेल्थ क्या है, जो कि आज के टाइम पर एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे वो देश हो या विदेश। हर और लोगों का बस एक ही तरफ ध्यान है कि हेल्थ को किस तरह से मेंटेन किया जाए और हेल्थ कॉन्शियस किस तरह से रहा जाए। इस पर तमाम जानकारी हम साझा करेंगे डॉक्टर साहब से। आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट, MBBS डॉक्टर और एक्यूपंक्चरिस्ट डॉक्टर S रंजन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्ते। तो दर्शकों, अब ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले उस पर बात करेंगे कि ये हेल्थ के बारे में जो लोग आज इतने कॉन्शियस हो रहे हैं, स्वास्थ्य पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अभी 2-3 साल से जब से कोविड आया है, तब से लोग, या फिर वो देश हो, हमारा स्वयं का देश भारत देश हो, या फिर विदेश, हर तरफ लोग हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होते जा रहे हैं, और जो कि अच्छी बात है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि हेल्थ पर इतना ज्यादा ध्यान देने की अब क्या जरूरत पड़ने लगी है। ये हेल्थ तो हमेशा से था, है और रहेगा, और वो अच्छा रहे तो हम अपना काम बढ़िया कर सकते हैं, बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। कोविड के बाद थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ गई है। अब लोगों को समझ में आता है कि अगर हम अपना केयर नहीं करेंगे तो समय आने पर दिक्कतें ज्यादा हो सकती हैं। तो ये एक तरह से अच्छी बात है कि लोग अब ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा सिंसियर हैं, और अल्टरनेटिव चीजों का जो थोड़ा मेन स्ट्रीम में नहीं है, क्योंकि मेन स्ट्रीम का इलाज कर करके तो ज्यादातर लोगों को तो फायदा हुआ नहीं, खर्चे भी काफी हुए और बहुत सारी तकलीफें आई। तो हम क्या कमियां हैं मेडिकल फील्ड में, उसके बारे में ज्यादा बात ना करते हुए हमें क्या करना चाहिए, हम अपने बलबूते पर अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। बीमार हुए तब क्या करना है, उससे ये डिफरेंट सेगमेंट है कि एक नॉर्मल पर्सन, रीजनेबल पर्सन अपने आप को बढ़िया फिट कैसे रखे जी। और फिट रखने के लिए तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम यहाँ पर आध्यात्मिक और ऊर्जा और अवचेतन मन, एनर्जी, माइंड और कॉन्शियसनेस, इन 3 आयामों पर विशेष फोकस करेंगे, जो आता है हमारे उपनिषदों से जी। अगर हम उपनिषदों को अगर पढ़ें, खासकर तैत्तिरीय उपनिषद का, तो उसमें पता चलता है कि हमारी जो अंदरूनी बनावट है, उस बनावट में 5 कोष आते हैं। पंचकोश का सिद्धांत है। हम जो अपने आप को देखते हैं आईने में या सेल्फी में, वो हमारा भौतिक शरीर है। अन्नमय कोश, जो हम भोजन करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, उससे वो फिजिकल बॉडी अन्नमय कोश बनता है। लेकिन इस अन्न को चलाने वाला जो है वो है प्राण। हमेशा शरीर या कोई भी चीज जिस चीज से बनती है उससे वो रन नहीं होती। गाड़ी है, अगर गाड़ी मेटल से बनी है, डिफरेंट उसमें इक्विपमेंट है, तो मेटल से नहीं चलेगी, वो पेट्रोल या डीजल से चलेगी या इलेक्ट्रिसिटी से चल सकती है। तो हमारा अन्न का जो शरीर है वो प्राण ऊर्जा से चलता है। तो प्राण ऊर्जा के प्रति अगर हमारे लाइफ में अवेयरनेस बढ़ता है, तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। निरोगी और स्वस्थ में वैसे थोड़ा अंतर है। स्वस्थ शब्द अपने आप में ज्यादा गहरा है। जब हम स्वयं में स्थित होते हैं तभी हम स्वस्थ होते हैं। यानी कि हमारे जीवन में ध्यान, मेडिटेशन चाहिए। अगर मेडिटेशन हो, ध्यान हो, जिसमें हम आंख बंद करके स्वयं में उतरते हैं, थोड़ा सा मंकी माइंड हमारा शुरुआत में थोड़ा भटकता है, अगर हम धैर्य उसके साथ बनाए रखें
तो धीरे धीरे मन हमारा शांत होने लगता है और हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं। तो ध्यान की जो सर्वोच्च अवस्था है, पीक ऑफ मेडिटेशन, माउंट एवरेस्ट ऑफ मेडिटेशन, वो स्वयं में स्थित हो जाना है, जिसके लिए योग में एक और शब्द है समाधि की अवस्था। पतंजलि योग सूत्र में समाधि का जिक्र आता है और कई तरह की समाधियां हैं। हम योग की ज्यादा बारीकियों में ना जाते हुए स्वस्थ शब्द को समझें, स्वयं में स्थित होने से हम स्वस्थ होते हैं। चलिए, वो एक बिल्कुल आइडियलिस्टिक बात है। प्रैक्टिकल लेवल पे भी अगर हमारे जीवन में हर दिन ध्यान होता है, हर दिन हम दिन में 24 घंटे में 2 बार के लिए हम ध्यान में बैठे, 15 मिनट के लिए बैठे या आधे घंटे के लिए बैठे या 1 घंटे के लिए बैठे, ड्यूरेशन बात की बात है। पहली बात है कि हम बार बार ध्यान में बैठे। जब हमें उसका टेस्ट मिलता है, जब हमें उसमें मजा आता है, तो ड्यूरेशन उसमें बढ़ सकता है। ड्यूरेशन कितनी देर हम ध्यान में बैठ रहे हैं, उसके लिए आप पहले कंसर्न ना हो। पहले तो इस बात को देखें कि क्या आप रोज ध्यान साधना में बैठते हैं। आज आपको स्वस्थ होने के लिए मैं 5 मुख्य पॉइंट बताऊंगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हम रोज ध्यान में बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि अन्नमय कोश से जो गहरे प्राणमय कोश है, वो प्राण ऊर्जा ध्यान की दौरान, शून्य अवस्था के दौरान हमारे शरीर में वो प्राण ऊर्जा का संचार बढ़ता है। खासकर हमारी सुषुम्ना नाड़ी में, जो सबसे सेंट्रल लेवल पे है। हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियों का बिल्कुल जाल बिछा है। जैसे पेड़ की जड़ें अगर कभी आप देखें तो बहुत वो वाइड और कॉम्प्लेक्स होता है। हमारे भीतर भी वैसा सिस्टम है, लेकिन हमें उसकी पता नहीं होने से हम उसका उपयोग नहीं करते। थोड़ा हमें पढ़ना चाहिए उपनिषद को, तैत्तिरीय उपनिषद को, जहां पे ये पंचकोश के बारे में है। योग में कई जगह पर ये बातें आती हैं। हठ योग प्रदीपिका में है कि हमारे भीतर नाड़ियों का 72,000 नाड़ियों का जाल है। तो इसमें प्राण ऊर्जा को हम कैसे बढ़ाएं? सबसे मुख्य साधन है ध्यान। ध्यान में हम अपने सुषुम्ना नाड़ी में प्राण ऊर्जा को उतरता हुआ, बहता हुआ महसूस कर सकते हैं। और ये भगवत गीता में भी आता है, अध्याय 4 में, प्राणान प्राणेषु जुह्यति, सुषुम्ना प्राण में विश्व प्राण महाप्राण का हवन। यह है प्राण यज्ञ। और जो ऐसा प्राण यज्ञ करता है, उसके जीवन से कर्म समाप्त हो जाते हैं, उसके जीवन से कर्ज समाप्त हो जाते हैं। और कर्मों का कर्ज अगर समाप्त हो जाएगा, कर्म तो स्वस्थ होना तो बाय प्रोडक्ट है। तो प्राण 3 तरह के होते हैं, सूर्य प्राण, पृथ्वी प्राण और विश्व प्राण या महाप्राण। ध्यान में हम मुख्य रूप से महाप्राण को अपनी सुषुम्ना नाड़ी में, पहले सुषुम्ना नाड़ी में और फिर उसके बाद इड़ा पिंगला में उसको हम अब्जॉर्व करते हैं, इम्बाइब करते हैं। जैसे स्पंज है, स्पंज को आप पानी में अगर रखें, अगर उसे दबा के, तो क्या करेगा? वो पानी को अपने में एब्जॉर्व कर लेगा। वैसे ही हमारी जो नाड़ियां हैं, वो कॉस्मिक एनर्जी विश्व प्राण को एब्जॉर्व करती है। आप एक तरीके से ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे हम पानी पीते हैं, अगर पानी पीना हो तो हम अपने मुंह से सिप सिप करते हुए पीते हैं। वैसे ही ध्यान के दौरान हम ऊर्जा को पीते हैं अपने ब्रह्मरंध्र से, जो कि मेडिकल में पीनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। पीनियल ग्लैंड एक बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड है, जिससे मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है रात में जब हम गहरी नींद में होते हैं। तो ये प्राकृतिक तरीका है, जो अगर ध्यान में नहीं बैठते हैं तो बहुत थोड़ा सा 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट के लिए आपको मिलता है, अगर गहरी नींद आप ले तो। अगर गहरी नींद आपकी नहीं होती है तो इसका मेलाटोनिन का लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होगा और फिर हेल्थ प्रभावित होगा। शुरुआत में इलाज नहीं होता, लेकिन फिर देर सवेर कई बीमारियों का जंजाल शुरू हो जाता है। हमें रात में सही समय पर जब नींद आती है तब सो जाना चाहिए। अलग अलग लोगों, व्यक्तियों के लिए अलग अलग समय होगा। किसी को 10 बजे नींद आएगी, किसी को 11 बजे आएगी। जब आपको नींद आती है, आप उसको डिले ना करें। कोई काम रह गया है, अगले दिन कर ले। किसी से बात करनी है, अगले दिन बात कर लेंगे। अपने हेल्थ को सबसे प्रायोरिटी में रखें। कोरोना ने हमें सिखा दिया है, अगर आप हेल्थ को प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं, अगर
गोलियां खा खा के काम चला रहे हैं, तो समय आने पर अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रेशर पड़े, इधर उधर हो, तो हम टूट जाते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम जवाब दे जाता है। समय रहते अपने आप को एम्पावर करना चाहिए, प्राण ऊर्जा को समझना चाहिए, अपने भीतर प्राण ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए। ध्यान के माध्यम से हम विश्व प्राण को बढ़ा सकते हैं। विश्व प्राण, महाप्राण, कॉस्मिक प्राण के अलावा है सूर्य प्राण जो सूरज से मिलता है, और पृथ्वी प्राण जो पृथ्वी से मिलती है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो पृथ्वी प्राण को एब्जॉर्व करते हैं, तो पेड़ पौधों के माध्यम से भी हमें प्राण ऊर्जा मिलती है। अगर आपने महसूस किया होगा, जब आप हरियाली में जाएं, ग्रीनरी में जाएं, सुबह के समय या किसी भी समय, तो आप बेहतर महसूस करते हैं। ज्यादातर लोगों का यह अनुभव है। अगर आप थोड़े से भी सेंसिटिव हो तो आप फील करेंगे कि आपको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपका शरीर, आपकी 72,000 नाड़ियां स्पॉन्टेनियसली जो पेड़ है उससे पृथ्वी प्राण जो उसमें आया हुआ है उससे आप एब्जॉर्ब करते हैं। ऑक्सीजन का तो महत्व है ही, पेड़ों के पास ऑक्सीजन लेवल अधिक होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़े तो भी वो अच्छा है। लेकिन सिर्फ ये ऑक्सीजन की बात नहीं है, हरियाली में, पेड़ों में रहने से ऑक्सीजन बढ़ता है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हमारे भीतर प्राण ऊर्जा का संचार बढ़ता है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन की ही बात होती तो सभी हॉस्पिटल में 100% ऑक्सीजन सभी पेशेंट को दिया जाता। जो भी रिच लोग हैं वो बस अपने घर पे 100% ऑक्सीजन लेते रहते, लेकिन उससे बात नहीं बनती है। जो पेड़ों के पास जो ऑक्सीजन है और जो प्राण ऊर्जा है उससे हम बेहतर महसूस करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि पेड़ों के पास प्राण ऊर्जा है, उससे हम बेहतर महसूस करते हैं। और कई बार कहा जाता है जब भी कोई बीमार होता है तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं उनका भी यही कहना होता है, प्रकृति में समय बिताइए, सुबह जल्दी उठिए और नंगे पैर घास पर चलिए तो इससे आपको बेहतर फील होगा। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो डिसीज जो होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनका होने का क्या कारण होता है? कोई भी बीमारी हो चाहे वो, क्या नेगेटिव ऊर्जा की वजह से इस तरह से होता है? बीमारियां जो भी हमारे अंदर पनपती हैं वो होता है, या क्या कारण रहता है? और ये बीमारियां एक्चुअल में होती क्या है? बीमारियों के लिए जो इंग्लिश में शब्द है डिसईज, हम ईज में नहीं है, हम आराम अच्छा महसूस नहीं कर रहे जी। अब ये डिसीज एनर्जी लेवल पे होता है प्राइमरीली, लेकिन उस एनर्जी लेवल के साथ साथ हमारे माइंड लेवल पे भी अनहेल्दी वैसे विचार जो जीवन को, जो व्यापक जीवन के समानांतर में नहीं है, हार्मनी में नहीं है। आपको कहीं जाना है, अगर वो ट्रैफिक जो है अगर वो वन वे हो, अगर हम उसमें रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें दिक्कत होगी। तो हमें समझना है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार कैसे होता है, कब और किस प्रकार से हम इन प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। जब वो ऊर्जा का संचार कम हो जाता है तब डिजीज शुरू होती है। तो यहाँ पे निगेटिव एनर्जी बहुत अच्छा शब्द मैं नहीं मानता हूं, ऊर्जा की कमी हो जाना, हमारे नाड़ियों में, हमारे चक्रों में ऊर्जा जो है वो इम्बैलेंस हो गई है, ऊर्जा कम हो गई है। ऊर्जा कम भी हो सकता है और इम्बैलेंस भी हो सकता है। ज्यादातर एनर्जी कम होती है, लेकिन कभी कभी एनर्जी जो है इम्बैलेंस भी होती है, जैसे बीपी है, साइटिका है, उसमें एनर्जी इम्बैलेंस होती है, उसमें एनर्जी कम नहीं होती। लेकिन ध्यान में हम ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान सबसे मुख्य साधन है अपने आप को स्वस्थ रखने का। हम विश्व प्राण को, महाप्राण को अपने में धारण करें। उसके अलावा हमें प्रकृति में जाना चाहिए पृथ्वी प्राण के लिए, और हमें सूर्य प्रकाश में, खासकर सूर्योदय के, अभी अगर समर का सीजन है तो सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर का, बाकी मौसम में 2 घंटे तक का, आपको सूर्य प्रकाश में 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए जाना चाहिए। अगर सप्ताह में 7 दिन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 3 दिन, 5 दिन तो जाए। सूर्य प्रकाश में रहने से, सन बाथिंग, हमारे विटामिन डी तो बनता ही है जी। विटामिन डी के अलावा भी सूर्य प्राण बढ़ने से बहुत सारी तकलीफें, बैक पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, पीसीओडी है, बहुत सारी चीजें ना सिर्फ सूर्य प्रकाश में बैठने से ठीक किया जा सकता है। वैसे डिजीज जिसमें सूर्य प्रकाश की कमी है, तो अगर हम रीजनेबली ओके हैं, पता नहीं है, अगर हम सिर्फ बैठते हैं, ध्यान में आप बैठ सकते हैं सूर्य प्रकाश में, नहीं तो वॉकिंग कर सकते हैं। सूर्य प्रकाश में रहने
के अलावा सूर्य पर त्राटक किया जा सकता है। सूर्य ध्यान शुरुआत 2 मिनट से किया जाता है। सूर्य को नंगी आंखों से, जो सुबह का सूरज है उसमें बहुत ज्यादा तेज नहीं होता जी। और जब तेज हो तो सूरज के हमें थोड़ा सा ऊपर देखते हैं तो भी हम बहुत आसानी से उसको सह सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए, बहुत ज्यादा देर नहीं, शुरुआती तौर पर सिर्फ 2 मिनट के लिए सूरज को देखना चाहिए। सूर्य त्राटक, सूर्य ध्यान जी। मैंने स्वामी उमाशंकर सन योगी से मिला मैं एक बार, उन्होंने अगस्त के महीने में दोपहर में 25 मिनट के लिए सूर्य त्राटक करके दिखाया। अगस्त में तो तेज धूप होती है, तेज गर्मी होती है, उसमें उनका 25 मिनट का सूर्य ध्यान था। तो अभ्यास बन जाने से वैसा होता है। बिगिनर्स के लिए 2 मिनट का सूर्य ध्यान काफी है और जितनी देर सूर्य को देखा है लगभग उतनी देर या उससे थोड़ा सा अधिक आंख बंद करके बैठना भी चाहिए। जो हमने ऊर्जा लिया उसको अपने भीतर एसिमुलेट करना है, पचाना है। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन के तुरंत बाद हम भागते नहीं हैं, हम कोई हार्ड वर्क नहीं करते, थोड़ा देर थोड़ा सुस्ताना चाहिए कि बॉडी जो हमने भोजन लिया थोड़ा प्रॉपर्ली एसिमुलेट हो जाए जी। तो वैसा ही अगर 2 मिनट सूर्य ध्यान करते हैं, 2 मिनट के लिए हम आंखें बंद कर लें। अगर सूर्य ध्यान करने में हेजिटेशन है कि यूवी रेज है, वैसे सुबह के सूरज में यूवी रेज का प्रभाव नहीं रहता है। अगर किसी को हेजिटेशन है तो सिर्फ सन बाथिंग करें, सूर्य के सामने जाए। जो व्यक्ति सुबह उगते सूरज को या उसके घंटे के भीतर देखता है उस व्यक्ति को लाइफ में कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता, उसको लाइफ में कभी हार्ट की डिजीज नहीं हो सकती। हमारी आधी से ज्यादा बीमारियां सूर्य प्राण से बचाई जा सकती है अगर हम उसका उपयोग करना ठीक से सीख लें तो। हम शहरों की फास्ट पेस जिंदगी में, कंपटीशन के माहौल में, दूसरों को देखते हुए हम एक दौड़ में जी रहे हैं कि मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है। तो वो पाना किस लिए है? अगर आप अपने शरीर से उसको ठीक से अगर उपभोग ना कर सके, उसका आनंद ना ले सके, तो हमारी सोसाइटी में एक बीमारी ये आई है सोसाइटी के तौर पर जी। कि हम तो मनी को जो से ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं। मनी का उपयोग है, करना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखते हुए अपने आप के लिए घंटे 2 घंटे अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने ध्यान के लिए हम नियमित रूप से समय दें, प्रायोरिटी बेसिस पर दें जी। अगर हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है तो आप बिल्कुल बहुत आसानी से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ध्यान और प्रकृति में जाना, सूर्य प्राण, पृथ्वी प्राण को अपने भीतर एब्जॉर्व करना, ये 2 सबसे मुख्य टिप्स है। इसके अलावा हम एक्यूप्रेशर का प्रयोग कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर में हम ऊर्जाओं को संतुलित करते हैं। ध्यान में तो हम ऊर्जा को बढ़ाते हैं, सूर्य प्राण, पृथ्वी प्राण, पौधों के पास से हम प्राण ऊर्जा को अपने में अब्जॉर्व करते हैं। एक्यूप्रेशर में हम ऊर्जाओं को संतुलित करते हैं। जो हमारे शरीर में मुख्य नाड़ियां हैं, लगभग 22 नाड़ियों पर मेरिडियन एक्यूप्रेशर किया जाता है। ये एक्यूप्रेशर भी अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। सुजोग है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, मर्म चिकित्सा है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है। जो सबसे पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है और जो मेडिकल, मेन स्ट्रीम मेडिकल से थोड़ा कोरिलेट करता है, वो है मेरिडियन एक्यूप्रेशर। और मैं वही प्रैक्टिस करता हूं अपने क्लिनिक में दिल्ली में। तो मेरिडियन एक्यूप्रेशर में हम 22 नाड़ियों पर, 22 मेरिडियन पर काम करते हैं। उसमें जो सबसे मुख्य नाड़ी है, हमारे हाथ में PC6 नाड़ी होती है, पेरिकार्डियम। हमारे हार्ट के चारों तरफ से एक गुजरती है नाड़ी, उसका नाम है पेरिकार्डियम मेरिडियन और उसका सबसे मेन पॉइंट है PC6, पेरिकार्डियम 6। अपने कलाई पर रिस्ट लाइन से 3 अंगुल के डिस्टेंस पर, चौड़ाई से सेंटर में हमें ये PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखेगा। अपने दोनों हाथों में हम इसे 2-2 मिनट के लिए दिन में 2 बार दबाया करें। जिन व्यक्तियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो दिन में 2 बार भी दबाएंगे तो काफी है। हाँ, जब कभी किसी रोग की वजह से आपको जब बताया जाता है PC6 या कोई दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट, तब दिन में आपको 5 बार दबाना चाहिए, क्योंकि अभी आपको तो ज्यादा बैलेंसिंग करने की जरूरत है। नॉर्मल लोग दिन में 2 बार या 1 बार भी दबा लेंगे तो ठीक है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से हमारे अपर बॉडी में पृथ्वी प्राण बिल्कुल संतुलित रहता है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट
दबाते हुए, इसको दबाने के अलावा अगर हम और इसी मेरिडियन में दूसरे पॉइंट्स पे काम करना चाहें तो PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसी लाइन में, पेरिकार्डियम मेरिडियन की ही लाइन में, हमारे एल्बो कोहनी से 4 अंगुल के डिस्टेंस पर PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जो हमारे पैंक्रियाज को हेल्दी रखता है। अगर हमें अपना डाइजेशन हेल्दी रखना है तो पैंक्रियाज को अच्छा रखना है। और दुनिया में जब से डायबिटीज थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हुआ तो पैंक्रियाज भी पॉपुलर हो गया। वैसे तो पैंक्रियाज हमेशा से था, लेकिन अब पैंक्रियाज को ज्यादा लोग जानते हैं। पैंक्रियाज को हेल्दी रखना है, PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। PC4 से ही एक अंगुल आगे PC3.5 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। 3.5 मतलब PC3 और PC4 के बीच में मिडवे में है। तो ये PC3.5 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है, बहुत पहले देवेंद्र बोरा की किताब आती थी, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। भारत देश में रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर को पॉपुलर करने में देवेंद्र बोरा साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो उनकी पुस्तक में ऐसा दिया गया है कि इस PC3.5, उन्होंने नाम नहीं बताया, 4 आर्म में सेंटर में जो पॉइंट है, अगर हम उसको रोज दबाएं 2 बार 2-2 मिनट के लिए, तो आप 100 साल बहुत आसानी से जी सकते हैं। देखिए, अभी हमारे भारत देश में जो एवरेज एज है वो लगभग 70 साल के आसपास है, 69.3 ईयर्स। लेकिन हम अपने सोसाइटी में जानते हैं कि 80 साल 90 साल जीने वाले भी बहुत सारे हैं। और अगर हम थोड़ा सा अपना ध्यान रखें तो 100 साल 120 साल भी बहुत आसानी से जी सकते हैं। मैं एक बहुत स्पिरिचुअल टीचर को, रेस्पेक्टेड स्पिरिचुअल टीचर को जानता हूं, इल्ची ली, जिन्होंने किताब लिखी है आई डिसाइडेड टू लिव फॉर 120 ईयर्स। पत्री जी की ये फेवरेट बुक है। सभी पिरामिड मास्टर्स को पत्री जी ये बुक पढ़ने बोलते हैं। आई डिसाइडेड टू लिव 120 ईयर्स। इल्ची ली अभी 70 प्लस है और उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि मैं 120 साल तक जीऊंगा। वो बहुत रिस्पेक्टेड मेडिटेशन टीचर है। दुनिया में बड़े बड़े लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इस बुक को इंडोर्स करने वाले में कई सारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं। तो इल्ची ली अपनी किताब में बहुत सारी बातें बताते हैं। ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है और एक बहुत अच्छा पॉइंट है ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन। हमारे ब्रेन का जो मेन पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हमारे ब्रेन में 2 पार्ट है, लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स और राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इन दोनों में आपस में जितनी हार्मनी होगी और जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। हमारे ब्रेन में, सेरिब्रम में, दोनों हेमिस्फीयर में आपस में जितना जुड़ाव होगा, हमारा ब्रेन और हमारा शरीर उतना हेल्दी रहेगा। तो कॉर्पस कैलोसम को कैसे बढ़ाया जाए? हमारा जो दाहिना हाथ है हमारे लेफ्ट सेरिब्रम से जुड़ा हुआ है और हमारा जो बायां हाथ है वो राइट सेरिब्रम से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हैं, दोनों हाथों का इक्वली उपयोग करते हैं, तो ये एक सबसे आसान तरीका है अपने कॉर्पस कैलोसम को बड़ा करने का। यस, हमारी सोसाइटी में लॉजिक, रीजनिंग, मनी, समहाउ ये ज्यादा महत्व के हो गए। एक स्वस्थ समाज में, एक स्वस्थ जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे दोनों ब्रेन का, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है, लेफ्ट सेरिब्रम है, वो लॉजिक से जुड़ा हुआ है, रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। हम हर चीज का कारण जानना चाहते हैं, हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे जीवन में ढेर सारा पैसा हो, बिना इस समझ के कि हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। दुनिया में आप किसी से भी पूछिए, पैसा चाहते हो? वो बोलेंगे हाँ। कितना पैसा चाहते हो? बहुत कम लोग होंगे तो जवाब दे पाएंगे। क्या है ये? हम दूसरों को कॉपी कर रहे हैं। दुनिया एक रैट रेस में चली जा रही है और हम उनको देखा देखी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, भीड़ को हम बस वो किए जा रहे हैं। ये एक स्वस्थ जिंदगी नहीं है। एक स्वस्थ जिंदगी में हम अपने राइट ब्रेन का भी यूज करते हैं, जो कि आर्ट से जुड़ा हुआ है, जो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। अपनी हॉबी को परस्यू करना चाहिए। सिर्फ अपने मेन प्रोफेशन को जीने के अलावा महीने में 1 बार 2 बार या जैसा आपका टाइम स्लॉट अलाउ करता है, हफ्ते में छुट्टियों के दिन अपने हॉबी में को भी परस्यू करें। पेंटिंग बनाएं,
म्यूजिक करें, डांस करें, जो भी आपको पसंद है, जो भी आप करना चाहते हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं लाइफ में सब कुछ सेट हो जाएगा ना तो मैं ये करूंगा। ये सोचने का सही तरीका नहीं है। आज से आपको करना शुरू करो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। जो आप जीवन में अचीव करना चाहते हो बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। लेकिन ये जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है ना, वो जो उससे ज्यादा हावी हो जाता है तो हमारे भीतर डर सताता है। पता नहीं कल क्या होगा। अरे आज को अच्छा करो, कल अपने आप अच्छा होगा। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा फल मिलता है। भगवत गीता में यही कहा गया है, कर्म करते जाओ, फल के बारे में मत सोचो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन हम फल के बारे में अधिक सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा हावी है। दोनों ब्रेन को हमें सिंक्रोनाइज करना सीखना है। तो वो मेडिटेशन से होता है, अपने दोनों हाथ के उपयोग से होता है, और अपने जीवन में आर्ट, क्रिएटिविटी को अधिक महत्व देने से होता है। अपने हॉबीज को भी एक्टिवली परस्यू करें। कभी कभी बिना फायदे की भावना से कुछ काम करें। हम हर चीज में हिसाब किताब अगर करते हैं तो ये सेल्फिशनेस होती है। दुनिया 24 घंटे में घंटे 2 घंटे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आपको इमीडिएट बेनिफिट नहीं चाहिए, बस आप दूसरों को खुशी देने के लिए कुछ करें। जब आप ऐसा करते हैं ना तो आपका राइट ब्रेन डेवलप होता है, और राइट ब्रेन डेवलप रहेगा तो आपका ब्रेन ज्यादा अच्छा चलेगा। आप कल्पना करें किसी ऐसी गाड़ी की जिसमें एक में तो एयर प्रेशर ज्यादा हो और दूसरे में कम हो, वो गाड़ी स्मूथ नहीं चल पाएगी। इक्विलैटरल उसमें चाहिए एयर प्रेशर। हमारे दोनों ब्रेन का भी इक्वल उपयोग होना चाहिए। जब भी बैठे अपने दोनों हाथों की 5 उंगलियों को आपस में मिलाकर बैठे। इससे भी हमारा ब्रेन कोहेरेंस में आता है, ब्रेन कोहेरेंस। और जब हम अपने राइट ब्रेन का प्रॉपर उपयोग करते हैं तो जीवन में क्लैरिटी रहती है। अगर आप लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते कि मैं क्या करूं, ये एक इंडिकेटर है कि आप अपने सिर्फ एक ब्रेन को, सिर्फ लेफ्ट ब्रेन को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो ब्रेन का है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का जो है, इनको बैलेंस कैसे करें? जब भी हम बैठे दोनों हाथों को आपस में मिला के बैठे जी। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो फिंगर टू फिंगर हम मिला के बैठते हैं, वो इसी पर्पज से है। तो कारण उसका ये भी है कि हमारा ब्रेन कोहेरेंस हमारे भीतर आता है जी। हमें आर्टिस्टिक एक्टिविटीज में, म्यूजिक में, डांस में, पेंटिंग में, जो हमें इमीडिएट बेनिफिट नहीं देता, जिसका सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता, जो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, हमें उन एक्टिविटी में भी जाना चाहिए। हमें दोनों हाथों का इक्वल उपयोग करना चाहिए। अगर आप स्पून से भोजन करते हैं तो बाएं हाथ से भी स्पून पकड़े। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो थोड़ा लेफ्ट हैंड से भी लिखें। मैंने अपने आप को ट्रेन किया है पिछले 1-2 साल से कि मैं अपने बाएं हाथ से भी लिख सकता हूं, और वो भी काफी अच्छी हैंडराइटिंग में होता है जी। बहुत सारे परिवार में ऐसा होता है कि अगर कोई लेफ्टी होता है तो उसको जबरदस्ती राइटी बना देते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे स्कूलों में टीचर्स ऐसा करते हैं। ये स्वस्थ बात नहीं है। उनको ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन का पता नहीं है। एलचिली को अगर पढ़ लेंगे, ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन सीख लेंगे। और एक और ट्रेंड चला था मिड ब्रेन एक्टिवेशन, उसमें भी ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन, दोनों हाथ का इक्वल उपयोग करना सिखाया जाता था। मिड ब्रेन एक्टिवेशन से बिना देखे भी बहुत सारे बच्चे चीजों को देख लेते थे। बिना किताब खोले भी किताब के अंदर की बातें वो बता देते थे। ऐसा पॉसिबल है मिड ब्रेन एक्टिवेशन से। मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो बेस है वो दोनों ब्रेन की कोहेरेंस को बढ़ाना है, कॉर्पस कैलोसम को बड़ा करना है। हम रोज ध्यान में बैठते जाएं, उससे भी हम इंट्यूशन के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं जी। ध्यान के कई तल पर कई सारे लाभ हैं। ब्रेन मेडिटेशन का एक बेनिफिट ये है कि हम अपने राइट ब्रेन को अधिक वैल्यू करने लगते हैं। हम अपने इंट्यूशन को भी सुनने लगते हैं। सिर्फ लॉजिक से नहीं जीते, हम स्पिरिचुअल इंसाइट से जीते हैं। और जो स्पिरिचुअल इंसाइट होती है, इंट्यूशन होता है, वो हमेशा सही होता है। अगर हम अपने लाइफ में इंट्यूशन से डिसीजन लेना सीख लें तो हमारा एक भी डिसीजन फेल नहीं हो सकता। 100% सक्सेस रेट। हम जिंदगी में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर या सिर्फ बिजनेस में नहीं, क्यों, सबको लाइफ में कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना होता है कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं। अगर मेडिटेशन सीख लेते हैं, मेडिटेशन
को साधते हुए इंट्यूशन को फॉलो करना सीख लेते हैं तो 100% डिसीजन सही होने वाले। तो सोचिए हमारा हेल्थ कितना अच्छा हो जाएगा। क्या कभी डिप्रेशन आएगा? क्या कभी एंजाइटी आएगी? बिल्कुल नहीं। इस तरह से समझना है हमें ध्यान को और जीवन को। क्योंकि डॉक्टर साहब जैसे कि मोस्टली लोगों को टेंशन ये रहती है कि अगर दो चुनाव हैं जीवन में, ये करूं या ये करूं, अगर ये किया तो इसका परिणाम क्या होगा, अगर ये किया तो इसका परिणाम क्या होगा, कि कुछ गलत तो नहीं होगा। तो मोस्टली जो एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, वो उस चॉइस के बजाय उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उस पर रहता है। ये हमारे लेफ्ट ब्रेन ने, हमारी सोसाइटी ने, और हमारी सोसाइटी बीमार है। जी अगर हम सोसाइटी से सीखेंगे, जी अगर हम अपने घर में उन बड़ों से सीखेंगे जो खुद अभी स्वस्थ नहीं है। देखिए एक मोरल की बात कही जाती है कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। बिल्कुल। ओशो जो मेरे आइडियलिस्टिक हैं, वो ये ऐसा नहीं कहते बड़ों की बात माननी चाहिए। अगर बड़े ध्यानी हैं, अगर वो जीवन में वास्तव में मैच्योर हुए हैं तो उनकी बात माननी चाहिए। हम सबकी बात क्यों माने? बहुत सारे ऐसे होगा। अब आइंस्टाइन की अगर हम बात करें, आइंस्टाइन ज्यादा समझदार थे या उनके पिता ज्यादा समझदार थे? है ना? हाँ, रिस्पेक्ट एक बड़े का एक जनरल रिस्पेक्ट होता है, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं हम डिसरेस्पेक्ट करें, लेकिन जिंदगी में क्या करना है ये बड़ों से ना सुनने के बजाय अपनी अंतरात्मा से सुनना चाहिए। अगर आप अंतरात्मा की बात सुनेंगे तो हमेशा अच्छा करेंगे। लाइफ में कौन सा करियर डिसाइड करना है, अरे बड़ों से नहीं पूछना है। हाँ, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मुख्य प्रायोरिटी, ज्यादा वेटेज अपने इनर वॉइस को देना है, इनर कॉलिंग को देना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे सारे डिसीजन अच्छे होंगे। एंजाइटी और डिप्रेशन तो उसका छाया भी आपके जीवन में नहीं आ सकता। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का ही जो टॉपिक है वो है प्राण ऊर्जा जो होती है। तो जैसे कि आपने बताया कि डिसीजंस हम जो लेते हैं, हमको एंजाइटी और डिप्रेशन जो होते हैं वो भी प्राण ऊर्जा से कम होती है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितने प्रकार के ये प्राण ऊर्जा होती हैं और इसके बारे में कुछ बताइए। प्राण ऊर्जा जो हमारे शरीर में आती है जी, वो 3 प्रकार की होती है। जी, जब शरीर में आ जाती है तब वो 5 प्रकार की होती है। योग में उसके बारे में आप बताया गया है, समान, व्यान, उदान, प्राण, अपान। तो इसमें से मुख्य जो है वो प्राण ऊर्जा है जी, जो हम अपने भीतर लेते हैं, श्वास से लेते हैं और अपने स्किन से भी लेते हैं। इसीलिए समर में कॉटन कपड़े पहनने का महत्व है कि हमें सूती कपड़े पहनेंगे, जितना जरूरी है उतना कपड़ा पहनेंगे, स्किन खुली रहेगी। जी, समर में हमें 2 बार स्नान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पसीने आते हैं तो वॉश आउट हो जाएं ताकि हमारे पोर्स खुले रहें। जी, अगर हम हमेशा एसी में रहते हैं, कभी पसीना नहीं आता, तो वो भी हेल्दी नहीं है। ठीक है, जब काम करना है तो आप एसी में करें, क्योंकि आप राइट टेम्परेचर होने से हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। लेकिन सुबह में, शाम में थोड़ा वॉकिंग में जाएं, कभी कोई स्पोर्ट्स खेलने जाएं, कभी स्विमिंग में जाएं और वर्कआउट करें, थोड़ा पसीना बहाएं, तो हमारे पोर्स खुले रहेंगे। तो तब हम वायु से जो प्राण व्याप्त है, जो कि पौधों के पास जाता है, उसको अपने भीतर ले सकते हैं। ध्यान में प्राण ऊर्जा तब आती है जब हम शून्य होते हैं। तो प्राण ऊर्जा को लेने के लिए हमें क्या कंडीशन होने चाहिए वो भी समझना है। अगर हम ध्यान में बैठते हैं, आंख बंद करके मैं बैठा और मेरे मन में विचार चल रहे हैं, कल उस व्यक्ति ने ये बोला, मैं उसका जवाब ऐसे ऐसे देता तो अच्छा रहता। अगर ऐसे ऐसे कुछ कुछ बातें चल रही हैं जिसको कहा गया है मंकी माइंड, तब तो ये ध्यान का प्रभाव नहीं हो रहा है। ध्यान में शून्य होना चाहिए, विचारों की शून्यता, जिसको कहा गया है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। जी, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो, तब हमारे भीतर ढेर सारी कॉस्मिक एनर्जी उतरती है और ध्यान करते हुए ये लिटरली फील होता है कि समथिंग इज फ्लोइंग। बहुत लोगों को मणिपुर चक्र जो है हमारा अग्नि का चक्र है, तो वहां पे बहुत लोगों को गर्माहट फील होती है। बहुत ध्यानी सा बताते हैं, उनको ऐसा लगता है कुछ गर्म सा लग रहा है, तो वो मणिपुर चक्र की ऊर्जा है। जब ऊर्जा हृदय चक्र, अनाहत चक्र पे आती है तो शीतलता का एहसास होता है, क्योंकि वहां पे वायु तत्व है। तो हमें बस आंख बंद करके बैठना है। मुख्य रूप से जो जरूरी है, जिस चक्र की हीलिंग की जरूरत है, अपने आप विश्व प्राण हमारे सुषुम्ना नाड़ी में उतरता है। कौन सा प्राण है, किस प्राण को बढ़ाना है, इसके टेक्निकल डिटेल्स में बिगनर्स के कोई के लिए जरूरत नहीं है जी। हाँ, जो उच्च साधक हो, जो 3 घंटे 5 घंटे 8 घंटे आराम से बैठ सकते हैं,
फिर वो समझ सकते हैं कि समान वायु को कैसे हम बदलें, व्यान को कैसे बदलें, उदान को कैसे उठाएं। तो प्राणों की जो सब टाइप्स हैं उसमें उतना अभी जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो सूर्य प्राण और पृथ्वी प्राण है उसके लिए सूर्य प्राण के लिए सूर्य के सामने जाना है और पृथ्वी प्राण के लिए प्रकृति में जाना है, पेड़ पौधों के पास जाना है। कभी कभी हमें मिट्टी में जाना चाहिए, पार्क में गए तो हमेशा आप चप्पल पहन के मत रहे, थोड़ा घास पे चलिए, थोड़ा मिट्टी में चलिए। लेटने मन है तो लेट जाइए, अरे घर आके फिर से नहा लीजिएगा। हम प्रकृति से दूर जो जा रहे हैं वो नहीं जाना चाहिए। प्रकृति के पास रहेंगे हम, स्वतः हमारी प्राण ऊर्जा संतुलित रहेगी। प्राणमय कोश के अलावा तैतरीय उपनिषद में बताया गया है मनोमय कोश जी, यानी कि मन, जो हम विचार सोचते हैं। तो ये मन को समझना और मन पर काम करना भी जरूरी है, क्योंकि प्राण ऊर्जा का संचार जो है, अगर हमारे मन में निगेटिविटी है, अगर मन हमारा जो है बेचैन है, तो ध्यान में प्राण ऊर्जा नहीं उतर पा रही। मनोमय कोश यानी कि मन में मॉडर्न में 2 डिवीजन किया गया है, वैसे 3 है लेकिन 2, चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो ध्यान में जब हम सांसों को महसूस करते हैं तो हम अपने चेतन मन के विचारों को बंद करते हैं। चेतन मन के जब विचार बंद हो तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी में विश्व प्राण उतरता है। जब चेतन मन बंद हो जाता है तब हमें अवचेतन मन का अवेयरनेस शुरू होता है। अवचेतन मन में हमारे इमोशंस है, थॉट्स है, फीलिंग्स है, ये 3 चीजें हैं। हमें अवचेतन मन को समझना चाहिए, जिसमें हमारी स्मृतियां हैं, मेमोरी, विचार, भावनाएं और फीलिंग्स, एहसास। तो पहले हम भावनाओं की, इमोशंस की बात कर लेते हैं। हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो इमोशंस हैं वो 3 तरह की इमोशन, एंगर, एंजाइटी और फियर। हमें उनको समझना चाहिए और अपने जीवन में उसको हावी नहीं होने देना चाहिए। कभी भी इन तीनों इमोशंस में से कोई भी इमोशन अगर उठा, एंगर, एंजाइटी और फियर, आप कोई डिसीजन ना लें, आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू ना करें, आप किसी व्यक्ति से बात ना करें, आप किसी आइसोलेटेड प्लेस में जाएं। अगर आपका पर्सनल कमरा है उस कमरे को बंद करें या अकेले भी रहे, गहरी सांसें लें, थोड़ा सा वॉक करें। पर्सनल कमरा नहीं है, वॉशरूम में जाएं, वहां पर 2 मिनट गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने मन को एंजाइटी से, एंगर से, फियर से थोड़ा अलग करें के ही लाइफ में कोई काम करना चाहिए। जब आप गुस्से में हैं या परेशान हैं, उस समय आप जो भी डिसीजन लेंगे वो ठीक नहीं हो सकता। एंगर को, एंजाइटी को, फियर को, इन इमोशंस को हमें समझना है और उससे हमें धीरे धीरे कम करते जाना है। पहले हम एंगर को समझते हैं। क्रोध, हमारे जीवन में क्रोध क्यों आता है? क्रोध आता है जजमेंट की वजह से, क्रोध आता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से। अगर हमें ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, सबसे बेहतर जानता हूं, किसी व्यक्ति ने कुछ किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा करना चाहिए था। देखिए, हम रोबोट नहीं है। हर एक व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि है, अपनी प्रज्ञा है। जो जितना समझदार है उस हिसाब से वो जीवन को वैसा जी रहा है, जो भी काम करना है वैसा कर रहा है। जब आपसे बात होती है, अगर आपको लगता है कि इस काम को बेहतर ढंग से किया जा सकता है तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन तुमने इस काम को ऐसा क्यों किया, ये जो हम गुस्सा करते हैं ये हमारी नादानी है। एक तरह से हम उसे जज कर रहे हैं, तुमने इसको ऐसा क्यों नहीं किया। देखिए, आपको वो काम करने का तरीका वो समझ में आ रहा है क्योंकि आपके पास वैसी बुद्धि है। उस व्यक्ति की बुद्धि अलग है तो वो अलग ढंग से सोच रहा है। अब उसे काम को आप जज कर रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको ऐसा करना चाहिए। क्या हम चाहते हैं हम सभी रोबोट बन जाए? वो हो नहीं सकता। सभी व्यक्ति अलग अलग ही रहेंगे और वो एक तरह से अच्छा है, तभी तो विविधता है। अगर सब लोग एक जैसा हो जाएंगे, सोचिए कितनी बोरियत वाली हो जाएगी। अगर सबका चेहरा एक जैसा हो, सबका दिमाग एक जैसा हो, कोई दुनिया में क्रिएटिविटी रहेगी? नहीं रहेगी। तो ये तो प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं तो गुस्सा आता है। तो अपने ईगो को डाउन रखना है। लाइफ में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ ना जिए, सबको अप्रिशिएट हम करें। जितना हम अप्रिशिएट करेंगे हमको गुस्सा नहीं आ सकता। अगर कभी गुस्सा आ रहा है, आप गहरी सांसें लें और छोड़ें। पहले अपने गुस्से को थोड़ा कम करें,
जिस व्यक्ति को आपको लग रहा है कि इसको बेहतर ढंग से काम करना चाहिए, उसके अंदर कुछ तो अच्छी बात होगी। उसे किसी एक अच्छी बात के लिए उसको थोड़ा अप्रिसिएट करें और फिर उसको बोले इस काम को ऐसे करो। अगर आपने उसे अप्रिसिएट किया है, अगर उसको बात समझ में आ जाती है तो वो ऐसा कर लेगा। गुस्सा करके आप अपना बीपी ना मत बढ़ाइए, अपना एड्रेनलिन हार्मोन मत सीक्रेट कीजिए, स्ट्रेस हार्मोन, अपना सिस्टम खराब मत कीजिए। गुस्से से ज्यादा नुकसान आप ही को होता है। सामने वाला व्यक्ति भले वहां माहौल खराब होता है, रिलेशनशिप खराब होते हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान हेल्थ के मामले में आपको ही होता है। अपने लाइफ में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत रखिए, ईगो मत रखिए, विनम्र बनिए, सबको अप्रिशिएट कीजिए, एंगर को अपने भीतर आने ना दें। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, हम अपना चेतन मन को बंद करते हैं, तो हमें अपने भीतर पता चलता है कि मेरे भीतर कितना गुस्सा है, मेरे भीतर कितना जजमेंट है, मेरे भीतर कितनी एंजाइटी है। जब वो इमोशन समझ में आ रहे हैं, तब उनको हैंडल करना सीखना है। अगर हम उसे हैंडल नहीं करते हैं तो वो हमारी लाइफ को खराब करती है, हेल्थ को खराब करती है। जो व्यक्ति बार बार गुस्सा करता है, उसका लीवर कभी ना कभी खराब होगा ही, लीवर की कोई ना कोई दिक्कत आएगी ही। एनर्जी मेडिसिन में इमोशन और ऑर्गन का कनेक्शन भी समझा गया है। अगर हम चाहते हैं लीवर मेरा 100 साल तक, 120 साल तक बिल्कुल स्वस्थ रहे, तो आपको सबको स्वीकार करना चाहिए, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, जजमेंट बिल्कुल ना करें, गुस्सा ना दिखाएं। हो सकता है आप कहीं पर सहमत नहीं हो, आप प्यार से भी तो बात कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अप्रिशिएट करें और फिर क्रिटिसाइज करें या सजेशन दें बेहतर करने के लिए। तो ये तो हो गया एंगर। अगला इमोशन हम समझते हैं फियर, डर। डर का एक बड़ा कारण होता है अपने आप को लाचार, छोटा समझना। देखिए, ध्यान करते हुए ध्यान का एक पर्पस है स्वयं को जानना। हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम तो वास्तव में चेतना है, कॉन्शियसनेस। उपनिषदों में यह बात भी आई है, भगवत गीता में आई है। अपने आप को स्थूल शरीर मत समझे, जो सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, आप वास्तव में वो है। अगर आपको अपनी दिव्यता का, अपने सूक्ष्म स्वरूप का अगर बोध रहता है, तो आप कभी भी अपने आप को लाचार महसूस नहीं करेंगे। हमारे भीतर जो डर है, जो कमजोरी है, जो कॉन्फिडेंस की कमी है, अपने आप को लाचार समझना, अपने आप को विक्टिम कॉन्शियसनेस में रखना, ये तो अपनी दिव्यता को भूल जाना है। ध्यान के साधना से हमें अपनी दिव्यता का भी बोध होता है, और जब अपनी दिव्यता का, अपनी डिविनिटी का एक्सपीरियंस शुरू हो जाए, फिर आपको रियलाइज होगा कि मैं तो जिंदगी में सब कुछ कर सकता हूं। आज मैं जो कर रहा हूं, जैसे कर्म कर रहा हूं, वैसा ही हमारा कल होगा। डर बहुत बार फ्यूचर का होता है, कल क्या होगा। अरे आज आप जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा कल होगा। भविष्य जानने के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको बेहतर कर्म किया जाए वो सीखने की जरूरत है। कर्मों का सिद्धांत अगर आप याद रखेंगे, जैसा आप कर्म करते हैं वैसा फल देता है भगवान। कभी किसी को कम नहीं मिलता, कभी किसी को ज्यादा नहीं मिलता। आपको शायद लगता हो कि किसी को तो, अंबानी को तो बहुत मिला है और कोई स्लम में जिंदगी जी रहा है, मेरे पास लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। जैसा कर्म, जिस भावना के साथ कर्म, जिस वाइब्रेशन के साथ आपने कर्म किया है, वैसा आपको मिलता है। दुनिया में कहीं अन्याय नहीं है। अगर हम कर्म सिद्धांत को समझ सके, दुनिया में कहीं अन्याय नहीं है। किसी को कम नहीं मिलता, किसी को ज्यादा नहीं मिलता। ध्यान के साथ साथ हमें कर्म सिद्धांत को समझना चाहिए। पतंजलि जी की पुस्तक है कर्म सिद्धांत के ऊपर, पढ़िए। डॉक्टर ब्रायन वाइस की बुक है, दीपक चोपड़ा की बुक है, लिंडा गुडमैन की बुक है। हमें कर्म सिद्धांत को समझना चाहिए। गीता सार को पढ़िए। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। भगवान किसी को ना तो ज्यादा देता है, ना किसी को कम देता है। तो आज आप जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा आपका कल होगा। कल के लिए डरने की जरूरत क्या है? अपने आप पर भरोसा रखिए, फेथ, भरोसा अपने आप पर, अपने कर्म पर, अपनी दिव्यता पर। कल आपका अच्छा होगा, आपकी लाइफ में फियर नहीं रहेगा। तो डर, गुस्सा और डर,
ये दो इमोशन हमें सबसे ज्यादा बीमार करते हैं। अपने जीवन को पहचाने और उसको पहले ही कम करें। देखिए, जब क्लिनिकल लेवल पे साइकोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर के पास आप तब जाते हैं जब वो आपके नाक से पानी ऊपर जाने लगा, अब इतना ज्यादा फोबिया है या एंजाइटी है कि अब तो जिंदगी जी नहीं पा रहे। समय रहते ही अलर्ट हो जाए, क्या मेरे भीतर एंजाइटी है, क्या मेरे भीतर डर है। और बहुतों की जिंदगी में थोड़ा बहुत होता है। समय रहते ही उसको कम करना सीखें। उस पर काम करेंगे, चिंतन करेंगे तो उसको कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आज आपकी लाइफ में जितनी एंजाइटी है वो कल भी उतनी ही रहेगी। अगर आप उस पर काम करते हैं तो कम हो जाएगी। हम इग्नोर करते हैं तब वो बड़ी होती है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसको इग्नोर करते जाएं, कोई भी आप डे टू डे लाइफ में आपके घर में कुछ गड़बड़ हुआ, आप इग्नोर कर देंगे, ठीक करा लेंगे, बाद में समय आने पर जब जरूरत है तो वो चीज साथ में नहीं है तो आपका दूसरा काम भी कर जाएगा। कोई चीज गड़बड़ है उसको एज अर्ली एज पॉसिबल ठीक करा लें। अपने माइंड को ठीक करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जिसके अंदर गुस्सा है, जिसके अंदर डर है। और इसके अलावा है एंजाइटी। क्या है एंजाइटी? वैसे तो ऊर्जा के तल पर यह हमारे स्प्लीन की कमजोरी है। स्प्लीन हमारे पेट में बाईं तरफ होता है। लेकिन एंजाइटी जो है उसका एक कारण यह भी है कि हम रिलैक्स नहीं रहते। हम भूल गए हैं कि रिलैक्स कैसे हुआ जाए। हम दूसरों को देख देख कर अपनी जिंदगी को डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये पाना है। अरे अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो। भगवान ने आपके जैसा पूरे ब्रह्मांड में दूसरा पीस नहीं बनाया है, और ना तो आज तक कहीं बनाया है, ना भविष्य में कहीं बनाएगा। आप बिल्कुल यूनिक पीस है पूरे ब्रह्मांड में, सिर्फ पृथ्वी की बात में नहीं कर रहा। तो अपने आप को आप वैल्यू क्यों नहीं करते? अपने आप को रेस्पेक्ट करो यार, अपने आप को प्यार करो। अगर आप अपने को वैल्यू करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, और प्यार करने के लिए लुई हे की बुक है खुद से प्रेम करो, यू कैन हील योर लाइफ, पढ़िए। अफर्मेशन कर सकते हैं आप, मैं खुद से प्यार करता हूं, आई लव माई सेल्फ। तो अपने आप को स्वस्थ करने में एक टिप अफर्मेशन का है। हम अफर्मेशन किया करें। जब भी आईने के सामने खड़े होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को बोला करें, प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में। मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, मैं करूंगा नहीं, फ्यूचर टेंस में नहीं बनाना है, प्रेजेंट टेंस में। मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद से प्यार करती हूं। आई एम बेस्ट, आई एम गुड। जो भी आप काम करते हैं अपने प्रोफेशन में अपने आप को अच्छा माने कि जो मैं काम करता हूं वो तो ए नंबर का है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का है। अगर आपने आपसे प्यार करेंगे तो आपको एंजाइटी हो सकती है? नहीं होगी। हम अपने आप को अंडर वैल्यू करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो एंजाइटी का इमोशन कभी कभी हम पे हावी हो जाता है, और एंजाइटी से ही एसिडिटी होती है, दूसरी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अपने आप को प्यार करें। अगर एंजाइटी है तो आपको योग निद्रा करना चाहिए। योग निद्रा सबसे आसान तरीका है अपने आप को रिलैक्स करने का। कभी कभी पार्क में जाते हैं, प्रकृति में जाते हैं, तो उस पर लेट जाइए। पृथ्वी से जुड़ेंगे तो आप शांत रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। अपना फेवरेट म्यूजिक सुनिए, गाने को गाइए। बाथरूम सिंगर मत बनिए, रूम सिंगर बनिए, उससे भी आप रिलैक्स रहते हैं। लाइफ को एंजॉय कीजिए। सिर्फ पैसे कमाने के लिए, सिर्फ नाम कमाने के लिए, सोसाइटी के हिसाब से जीने के लिए मत जिए। जिंदगी अपने हिसाब से जिए। हाँ, सोसाइटी में कोई उपद्रव भी ना करें। मैं आपको कोई एंटी सोशल होने के लिए नहीं कह रहा हूं। प्रायोरिटी अंतरात्मा को रखें, अपने आप को रखें। स्वस्थ जीने का यही फॉर्मूला है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य, हमारा समाज कभी स्वस्थ नहीं है। अगर समाज के हिसाब से जिएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, रैट रेस में पड़ जाएंगे, कॉम्पिटिशन में पड़ जाएंगे। जो आप काम अच्छा लगता है वो करें, जितना अच्छा लगता है उतना करें। हमारी खुशी हमारे बैंक बैलेंस पर निर्भर नहीं करती। हो सकता है कि 10,000 कमाने वाला 10 करोड़ कमाने वाले से ज्यादा खुश हो। खुशी आपके बैंक बैलेंस पर निर्भर नहीं करती। अगर आप अपने कर्म से, अपनी इमोशन से खुश हैं तो खुश हैं। अपनी अवचेतन मन
कि एंगर, एंजाइटी, फियर, इन इमोशन को एज अर्ली एज पॉसिबल पहचानिए और उस पर काम करके उसे ठीक कर लीजिए। अपने अगर आपको पता चल जाता है कि आपके भीतर थोड़ी बहुत एंजाइटी है, ऐसे लोगों को ढूंढे जो मस्त रहते हैं, जो खिलखिलाते रहते हैं, जो लाइफ को एंजॉय करते हैं। ऐसे लोगों के साथ थोड़ा टाइम बिताइए। अगर आपको लगता है आपके भीतर फियर है, ऐसे लोगों को ढूंढिए जो करेजियस होते हैं, जो बिंदास होते हैं, उनके साथ थोड़ा फ्रेंडशिप कीजिए। अगर आपको गुस्सा आता है, वैसे लोगों को पहचानिए जो दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, आप भी अप्रिशिएट करना सीख जाएंगे। इमोशन, निगेटिव इमोशन को हम समय रहते हील कर लें तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें सबसे पहले अपने इमोशंस पे काम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हमारे इमोशंस रहते हैं उस तरह की हमारा मन भी उसी तरह से डेवलप होने लगता है और हमारे काम भी उसी तरह से होने लगते हैं। डॉक्टर साहब, आज हमने काफ़ी सारी बातों पर चर्चा की। हमने हेल्थ के बारे में जाना, हमने एक्यूप्रेशर के बारे में जाना और इसके साथ ही साथ हमने प्राण ऊर्जा के बारे में कई जानकारी आपसे जानी। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम बात कर रहे हैं हेल्थ की, तो खान पान को छोड़ दें ये तो हो नहीं सकता जी। तो आपसे जानना चाहूंगी कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए खान पान क्या होना चाहिए, किस तरह का खाना हमें लेना चाहिए, किस तरह के पेय द्रव्य, पेय पदार्थ जो होते हैं वो हमें लेने चाहिए। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। भोजन और पीना हम रोज करते ही हैं जी। हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, तो हम क्या खाएं, क्या पिए, इसका जो मुख्य पैमाना है वो भी प्राण ऊर्जा होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कौन से भोजन में प्राण ऊर्जा कैसी है। जिस भोजन में प्राण ऊर्जा अधिक है उस भोजन को हम लिया करें। कहने का मतलब है कि जो प्लांट से जो फूड आता है, पेड़ों से, फल हैं, सब्जियां हैं, शाकाहारी भोजन है, उसमें प्राण ऊर्जा अधिक होती है। जब उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें प्राण ऊर्जा कम हो जाती है। या जिसका सोर्स एनिमल है, एनिमल फूड, एनिमल प्रोटीन, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ये प्रोटीन का मिथ फैला हुआ है कि हमें ज्यादा प्रोटीन चाहिए, हमें ज्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रोटीन ज्यादा लेने लग जाते हैं, बाद में उनको किडनी की दिक्कत आती है। प्रोटीन अगर हम सिर्फ नॉर्मल दालें, मूंगफली जितना हम खाते हैं वो लें, स्प्राउट्स, बहुत आसानी से हमें हमारे शरीर को जितना प्रोटीन जरूरी है उतना मिल जाता है। शाकाहारी भोजन हो, सात्विक भोजन हो, सीजनल हो और रीजनल हो, मौसम के अनुसार से हमें फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। भोजन को प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। जब गुस्सा है, जब एंजाइटी है तो भोजन मत कीजिए। वो भोजन आपको लगेगा नहीं, आपको भीतर वो बस आपको लगेगा जीभ से कि हाँ मेरा पेट भर गया, लेकिन वो डिस्टर्ब इमोशन में लिया गया भोजन हमें ज्यादा पोषण नहीं देता। कभी अनहेल्दी इमोशन कोई आ गए, गुस्सा आ गया, डर आ गया, तो 5 मिनट का गैप ले ले, थोड़ा सा गहरी सांसें ले छोड़े, थोड़ा अनुलोम विलोम कर ले। अनुलोम विलोम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग होता है। थोड़ा सा वॉकिंग कर ले, थोड़ा सा अपना 5 मिनट अपना फेवरेट म्यूजिक सुन ले, गुनगुना ले। थोड़ा सा मूड चेंज करके हेल्दी मूड में ही भोजन करें और भोजन को ब्लेस करके करें। देखिए, उपनिषद में कहा गया है अन्नम ब्रह्म, जो अन्न है वो भी ब्रह्म का एक स्वरूप है। अगर हम उसकी इज्जत करते हैं, उसको प्यार देते हैं, उसको प्रेम भाव से, दिव्य भाव से ग्रहण करते हैं, तो वो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन देता है। यानी कि कहने का मतलब, जब भी आप पानी पिए तो पानी के ग्लास को पहले आप 1 मिनट के लिए उसको प्रेम ऊर्जा दें, उसको दिव्य ऊर्जा दें। मेरा ये जो पानी है उसको थैंक यू बोलिए। आंख बंद करके उस पानी को बोलिए यू आर ए डिवाइन वाटर, तो मेरी प्यास बुझा जा रहे हो, धन्यवाद। अगर आप विजुअलाइजेशन का ही प्रयोग करना चाहें तो आप यह भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि इसमें दिव्य ऊर्जा उतर रही है। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो आपने हमारा देखा होगा पीएमसी हिंदी पर। स्पिरिचुअल रियलिटी का हमारा वीडियो है जो ध्यान के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है। उस वीडियो में हमने देखा है कि हमारे भीतर ऊपर से ऊर्जा उतरती है, सफेद प्रकाश, नीला प्रकाश। आप वैसा भी विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइज नहीं करते, सिर्फ थैंक यू बोल देते हैं, यू आर डिवाइन वाटर बोल देते हैं और प्रेम देते हैं, बस 1 मिनट के लिए। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, चलिए आधा मिनट आपके लिए 30 सेकंड करें। अपने पानी को अमृत बनाकर पिए।
अपने भोजन को ब्लेस करके लें, सेम फूड आपको अधिक नरिशमेंट देगा, आप अधिक बेहतर फील करेंगे। तो सीजनल फूड लें, शाकाहारी भोजन लें, एनिमल फूड ना लें। और प्लांट फूड में भी पत्री जी लहसुन लेने के लिए मना करते हैं, वो हमारे भीतर तामसिकता को देता है। तो गार्लिक हमें नहीं खाना चाहिए, गार्लिक को अवॉइड करें। बाहर का फूड भी अवॉइड करें। सब कभी कभी ओके है थोड़ा एंजॉय करने के लिए, लेकिन फ्रीक्वेंट बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर बाहर का भोजन ना लें, घर का भोजन लें। घर के भोजन में हाइजीन भी होता है, प्रेम भी होता है। अगर आपके घर में आपकी माएँ, आप कोई भी महिला भोजन बनाती है तो उसमें एक स्नेह भाव होता है। बाहर का भोजन है तो वो कॉमर्शियल है, मनी अर्निंग उनका मेन पर्सपेक्टिव है। एक एक थाली से देख रहे हैं कि हाँ मुझसे इतने रुपए मुझे आने वाले। जब जो जरूरी है, बहुत जरूरी हो तो अलग बात है, लेकिन रेगुलर बेसिस पर आउटिंग करने का अपनी लाइफ में हैबिट ना रखें। स्वस्थ शरीर के लिए हमारा भोजन का बहुत महत्व है, पानी का बहुत महत्व है। और समर सीजन है, घड़े का पानी सबसे अच्छा है, उससे पीएच भी नॉर्मल हो जाता है। बहुत जगह पे पीएच एसिडिक है थोड़ा सा, घड़े में पानी रखने से उसका पीएच नॉर्मल हो जाता है। न्यूट्रल पीएच, नॉर्मल पीएच 7 के आसपास का पीएच का वाटर हमारे शरीर के लिए अच्छा है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपने भोजन को ले करें तो बहुत आसानी से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसा लोग सोचते हैं कि स्वस्थ रहना आज के पॉल्यूशन में तो बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है जी। बाहर के पॉल्यूशन से ज्यादा हमारा जो मन का जो पॉल्यूशन है वो हमें बीमार करता है। अगर हमारे मन में पॉल्यूशन नहीं है, यानी कि जजमेंट नहीं है, एंगर नहीं है, एंजाइटी नहीं है, फियर नहीं है, तो बाहर का पॉल्यूशन आपको कुछ नहीं कर सकता। वैसे हमें हरियाली में रहना चाहिए, लेकिन बाहर का पॉल्यूशन आपको उतना बीमार नहीं करेगा जितना हमारे मन का पॉल्यूशन हमें बीमार करता है। बिल्कुल, हमें ये बात सीखनी है। जब तक हम ये बात नहीं सीखेंगे जी, हम बीमार ही जिएंगे। और मन का पोल्यूशन कैसे ठीक होता है तो हम सभी जानते हैं। पीएमसी हिंदी लगातार यही बताता चला रहा है कि ध्यान करें और अपने मन को पवित्र करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए जो आपने हमारे साथ, दर्शकों के साथ साझा की। इससे काफी सारे डाउट्स हमारे दर्शकों के भी क्लियर हुए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने डॉक्टर साहब से कई सारी चर्चाएं की, कई सारे मुद्दों के बारे में जाना। हमने काफी सारी जो टॉपिक्स लिए वो थे, आपको मैं बता दूं कि प्राण ऊर्जा के बारे में आज हमने बात की, हेल्थ के बारे में हमने बात की, और इसके साथ ही एक्यूप्रेशर के बारे में हमने बात की। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन आज के एपिसोड से रिलेटेड यदि आपका कोई सवाल है तो आप उसे हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर, आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो दर्शकों, आपको बता दूं, एक बार मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूं, जिससे कि जब आप सवाल भेजते हैं तो आपका जो सवाल हो उसमें डिटेल्स पूरी हो और डॉक्टर साहब को आपके सवाल का, आपकी समस्याओं का जवाब देने में आसानी होगी। मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूं। आपको सबसे पहले जब भी अपने सवाल भेजें, आपको अपना नाम मेंशन करना है, उसके बाद आपकी उम्र मेंशन करनी है, उसके बाद आप कहाँ से हैं ये मेंशन करना है, और उसके बाद यदि आपको एक से ज्यादा बीमारियां हैं तो वो आपको सभी सीक्वेंस वाइज मेंशन करनी है। सबसे पुरानी बीमारी आप सबसे पहले मेंशन करेंगे। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपके हर सवाल का जवाब, आपके तमाम सवालों का जवाब हम आपको देंगे। आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारे अगले एपिसोड में, जो कि शुक्रवार को है। और शुक्रवार को मैं आपको एक बार फिर से बताती चलूं कि शुक्रवार को हमारा Q&A सेशन होता है, जिसमें हम आपके द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब डॉक्टर साहब से जानते हैं और डॉक्टर साहब आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाला और जिससे कि हमारे दर्शकों को काफी सारी जानकारी प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।